बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद। आप तमाम देखने वालों को कहेंगे, जितने भी फरीक हैं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो डर चुके हैं। ये सारे सियासी फरीक हैं, कोई भी अपनी जगह से पीछे हटने के लिए किसी भी सूरत हमें तैयार नजर नहीं आ रहा। अब लाहौर के अंदर एक वकला कन्वेंशन हुआ, बताया गया कि सैलाब की तरह बाहर निकलेंगे और कोई भी ताकत इसको नहीं रोक पाएगी। और वकला की तरफ से इस आईनी पैकेज को हर सूरत नाकाम बनाने का भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। इसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ लाहौर के हवाले से एक और खबर है कि आर या फिर पार, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूरत लाहौर जलसा करने की भी ठान ली है। तैयारियां उनकी जारी हैं, मगर एनओसी उनके पास मौजूद नहीं है, इजाजतनामा उनके पास मौजूद नहीं है। इसके ऊपर भी बात होगी। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुली धमकी, सिंध तास मुआहदे पर अमल ना करने का ऐलान, जिसकी वजह से यह मुआहदा खतरे में पड़ गया। भारतीय अखबार की रिपोर्ट है, निहायत अहम मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे और यह भी जानेंगे कि पाकिस्तान को दरपेश नेशनल और इंटरनेशनल चैलेंजेस मजीद क्या कुछ हैं। आमिर साहब, खबर तो यही बहुत बड़ी है, आज की निहायत ही अहम खबर है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर भी करेंगे। मगर ऐसा लगता है कि आईनी तरमीम वाला जो मामला आया वो जंगल में ऐसा आग की तरह फैला है कि उसके ऊपर ना कोई पानी डालने की कोशिश कर रहा है और उसे कह रहे हैं चलो जंगल है, जलता चला जाए, फैलता चला जाए। जी, ये बिल्कुल भी बला टली नहीं है, बल्कि टलना तो दूर की बात है। इस आग के अंदर और तेल फेंका जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये रियलाइज़ किए बगैर कि इस वक्त हमारे लिए हाल क्या है और हमारे इर्द गिर्द दुनिया में हो क्या रहा है, ये तफसील से इसके ऊपर बाद में प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर ये एक बहुत बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदा तकरीबन ख़त्म होने का ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये अब रीनिगोशिएट करेंगे, ये 64 साल मुआहदा जो है अब ख़त्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं, वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी एक बड़ी खबर ये है कि हमें क्योंकि 200 अरब रुपए की शॉर्टफॉल टैक्सेस की आ गई है, तो आगे मिनी बजट आने का इम्कान है जिसके अंदर मज़ीद टैक्सेस आएंगे। और जो है लेबनान के अंदर आग लगी हुई है, अफ़गानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, मगर अंदरूनी लड़ाई जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भाषण देने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, यहाँ पीछे एक आग का दरिया छोड़ के इसलिए कि ये जो आईनी तरामीम वाला जो एक मामला था, ये शब खून मारने की जो कोशिश की थी बुरी तरीके से नाकाम हुई। बजाय इसके कि सबक सीखते और देखते कि लोगों का क्या रिएक्शन आया है, तमाम ही तबकों का रिएक्शन एक आया है, मगर वो इसको मज़ीद इसको छोड़ नहीं रहे हैं। हुआ ये है आज कि लड़ाई जो है मज़ीद इस तरह बढ़ गई है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि जनाब आप ये जो मखसूस नशिस्तों की जो है अलाट जो कर रहे हैं, ये आप जो है इनको आप नहीं दे सकते। इलेक्शन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद मंसूर शाह साहब की एक्सप्लेनेशन आई है कि ना आप बहाने ना बनाएं और ये उनको पीटीआई को दी जाए। इन्होंने लिखा है कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि आप दो इदारों को मज़ीद लड़ाने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जो ये मामलात हैं उनके साथ दुरुस्त किए जाते हैं और ये जो आईनी अदालत का शोशा छोड़ा गया है इसको ठंडा करते और इसका कोई हल निकालते, बल्कि ये लड़ाई 2 स्टेप आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि JUI ने इनकार कर दिया है, तो अब कोशिश ये की जा रही है कि ये मखसूस नशिस्तें ये दिलवा के, क्योंकि जिनको पहले ये दिलवाई गई थी उनकी तरफ से भी ये कर्जी चली गई है इलेक्शन कमीशन को कि हमारी सीटें हमें वापस की जाए। सो जो JUI के नंबर कौमी असम्बली में कम अज़ कम पूरे नहीं हुए थे, वो यहाँ से पूरे करने की कोशिश की जा रही है। सो ये लड़ाई बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ जो है
वकला की एक हर कोई अपने अपने वकला इकट्ठे कर रहा है, वो अपने कोने में बैठ गए। बिलावल भुट्टो साहब पेशावर में अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में आजम तारड़ साहब अपने वकला से बात कर रहे हैं, जो उनके बार्स के अंदर जो उनके आमी लोग हैं। बस जो तादाद लाहौर में जो मूड और वकला बार्स का जो जितना बड़ा वहाँ पे था, जिस तरह की तकरीरें हुई हैं, उससे ये लग रहा है कि ये जंग आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम नहीं हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बिल्कुल हमारे साथ दुरानी साहब हैं, साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी मौजूद हैं। दुरानी साहब, ये जो है हम आप हमेशा हीलिंग टच और मरहम लगाने की बातें करते हैं, मगर ये लड़ाई थम नहीं रही है, ये बढ़ती ही जा रही है। ये क्यों ये आईनी पैकेज का एकदम से ये जो आ गया, ये क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको तारीख़ में थोड़ा सा ले जाऊंगा। जब 2007 में मैंने जब ये चीफ़ जस्टिस को, मुझे एक दिन सुबह फ़ोन आया, फिर मैं गया इस्लामाबाद, तो पता चला कि चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक एक्शन हो गया है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने उसके बारे में पूछा कि इसके लीगल जो रेपरकशंस हैं उनको असेस कर लिए। उन्होंने कहा जी सब चीज़ को देख लिया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब हिस्ट्री है। मुझे भी लगता है कि ये जब कोई चीज़ जब कोई चीज़ जानी होती है तो उससे पहले इसी किस्म के इक़दामात के ज़रिए जाने वाले ख़ुद अपने लिए जवाज़ पैदा करते हैं कि वो ना रह सके। और ये एक अजीब रवैया होता है इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का। मतलब आज के दिन में आप देखेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने हाथों से अपनी इज्तमाही सियासी कब्र खोद रही हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN। मतलब मैंने इस पिछले जो अगर 15-20 दिन के उनके इक़दामात देखें तो ऐसे लगता है कि वो ख़ुद अपने हाथों से अपनी दोनों इकट्ठी कब्र खोद रहे हैं कि हमने अपनी सियासी तौर पे अपने आप को इसके अंदर दफन करना है। तो जो एक ऐसी पार्लियामेंट जो मुकम्मल नहीं है, जिसके ऊपर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं जो फॉर्म 47 और 45 की डिस्क्रिपेंसी से नहीं निकली, जिसके अंदर सीटों के फैसले नहीं हुए, और वो क्या करने चली है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब जो पार्लियामेंट ने हुकूमत बनाई है वो अपने उसकी लेजिटिमेसी तो भी इस्टेब्लिश नहीं हुई, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट क्या है, अवाम के हकूक़ छीन लो, अदलिया को इंतज़ामिया के अंडर कर दो, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बादशाह बना दो, और उसके बाद कोई इस काबिल ना हो कि हमारे सामने बोल सके, और ये चीज़ हमेशा चलती रहे। ये मतलब ये आप कभी इन चीज़ों को विजुलाइज़ करें तो मुझे ऐसे लगता है कि रेत की दीवार पे बैठे हुए ये हुक्मरान जो हैं ये समझ नहीं रहे कि इनके पाँव के तले रेत है, और ये उसमें से ऐसे स्लिप कर रहे हैं जैसे कि मतलब, और बार और बेंच जो है वो इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो चुका है। पूरी बैनुल अक़वामी जो सतह के ऊपर मईशत का जो हाल आपका है और जो आपके दोस्त आपको मशवरे दे रहे हैं, उस सब कुछ के बावजूद मतलब नेहरू जो है वो बांसुरी बजा रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रहा है। मिसाक के जमहूरियत याद आ गई है। जो हमें याद पड़ता है जो उसकी स्पिरिट थी वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के मुतालिक थी, मगर उसके अंदर कहीं ये नहीं था कि आप जो है घर के अपनी मर्ज़ी की अदालत बना के अपनी मर्ज़ी का रिटायर्ड जज या कोई वकील दोस्त वहाँ पे लगा लें, और सूबों के अंदर जो है जो सरकश हाई कोर्ट के जज हों उनको सूबों में भेज दिया जाए, और हिबिस कॉर्पस यानी कि बुनियादी हकूक़ के लिए जो अदालतों से लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था उसको बंद कर दें। तो हमें तो और किस्म की ये मिसाक़े जमहूरियत की शक्लें याद थी, इनको मिसाक़े जमहूरियत का कुछ और तशरीह है। आपको क्या याद है? वो हमारे कमिश्नर होते थे बका मोहम्मद साहब, कराची में, बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट थे। उन्हें रिटायरमेंट हुए ने कुछ पैसे मिले तो उन्होंने देखा कि सर्कस में ज़ेबरे फिर रहे थे,
दो ना, तो वो उन्होंने ख़रीद किया। उन्होंने कराची में इस पे वो टाम चलाएंगे। तो बारिश हुई तो वो ज़ेबरों को, असल में वो खच्चर थे, उनको पेंट किया हुआ था ज़ेबरे का। जज को नहीं का मसला नहीं है, ये पूरे निज़ाम को जकड़ना चाह रहे हैं। आइंदा वाले भी तमाम जजेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है। एग्जैक्टली ये असल में अपने आप को ताहयात, देखें हर इंसान की जो है ना, जब भी कोई आमिर बना है ना, उसकी यही ख्वाहिश रही है कि वो ताहयात बन जाए। पर बातें की जा रही हैं असूलों की, मिसाक जमहूरियत की, और जिस तरह सरवत फरमा रही हैं कि इस्लाहात की, मगर ये क्लिप अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि रात जो बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ एक और कहानी कही है, तासुर ये दे रहे हैं वो कि ये बाहर से हमें मसवदा दिया गया है, और इस बात में कुछ शक भी पड़ सकता है क्योंकि जिस तरह किसी के पास मसवदा था ही नहीं और उसकी मुख्तलिफ कापियाँ थी, रात के 12 बजे तक बगैर मसवदे के बैठे हुए थे। तो उससे ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब ये कहीं ऊपर से आया है तो इसलिए मजबूरी है। ये किस हद तक सही है? देखें, मैं आपको ये बता दूं, मैं इनकी जितनी मजबूरियां हैं, ठीक है ना जी, वो सारी इनके पेट में से निकलती हैं और पेट में ही जाती हैं। मेरा अब इतना तजर्बा हो चुका है आमिर साहब, मैंने पिछले जो 54 साल गुजरे हैं उसके अंदर अपने मुल्क को लुटते और इनके इक़्तिदारों को आते जाते और इनकी आनियाँ जानियाँ जो हैं मैंने सारी देखी हैं। ये पेट पे चलते हैं, पेट पे सोते हैं, पेट से सोचते हैं और पेट से ही ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इनकी तमाम ज़रूरतें जो हैं वो, और तमाम मफादात और तमाम चीज़ें, इनकी ज़रूरत इनके पेट और इनके मफाद से निकलती है। ये जितना तासुर देते हैं हमारी मजबूरी है यार। नए खिलाड़ी सियासत में आए हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, मरियम बीबी भी इसके अंदर शामिल हैं। हम जितना भी इस आईनी तरमीम के मामले को देख रहे हैं, इसमें नून लीग के बड़े बड़े घाक सियासतदान, बड़े बड़े लोग हैं जो इसका आके डिफेंस कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें से जो हमें मेन फोकस नज़र आता है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नज़र आता है। एक तो बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की सियासत कहाँ जाएगी इसके बाद, और दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने, जैसे आमिर साहब कहते हैं, एक लंबी दौड़ है सियासत की, तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं अगर ये मंजूर हो जाता है तो? देखें जी, बिलावल साहब से तो मैं समझता हूँ कि वालिद साहब भी उनके इंतकाम ले रहे हैं। उसको इस रास्ते पे डालना जो है एक लंबी, देखें अब मेरा इनकी वालदा से आपको पता है उनकी बहुत मतलब शफीक खातून थी, वो इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हमने यहाँ शादी दरबार किया, उस पे वो आई, वो मतलब एक लंबी कहानी है, लेकिन मुझे उन्होंने खुद मतलब बहुत वक्त दिया और बातचीत। आपने हमारे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा बबांगे दोहल ये कहा कि जनाब मौलाना बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जाएंगे। उस वक्त हमारे जैसे लोग भी, बड़े लोग शक कर रहे थे कि शायद वो मुतज़लज़ल हो जाएं, और ये क्रेडिट जाता है कि सिंगल हैंडेडली JUI ने और मौलाना ने इसको, ये हो चुका हुआ था, इस तरमीम के पैकेज को उन्होंने ही रोका है। मगर अभी भी जो नून लीग वाले और हुकूमती पार्टियां हैं वो क्लेम करती फिरती हैं मौलाना को मना लेंगे, अभी फिक्र ना करें, 2-4 दिन की बात है। तो आप मौलाना के बड़े करीब रहे हुए हैं, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा चांस है कि मौलाना ने, उन्होंने तो कहा मैं कंप्लीटली मुस्तरद करते हैं हम इसको? सर मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये करारदाद जो है ना, ये अगर सारी भी वैसी बना दें जैसी मौलाना ने कही है, तब भी मौलाना इसको अप्रूव नहीं करेंगे। इस पार्लियामेंट से कोई ऐसी चीज़ पास नहीं कराई जो इस पार्लियामेंट में से गुजरेगी वो करारदाद स्याह हो जाएगी। जिस तरह मौलाना ने पहले कहा था कि जो इनकी तरफ देखेगा सियासी लीडर वो स्याह हो जाएगा आवाम की नज़रों में। ये तो इस वक्त दे आर लाइक ए ब्लैक होल, इनके करीब भी जो जाएगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। इसलिए मैं मौलाना के रेफरेंस से तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ वो सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक रिलीजियस पार्टी के एक लीडर है,
नवाब नसरुल्लाह ने जिनकी ट्रेनिंग की हुई है, उनके अपने वालिद साहब भी थ्रू आउट डेमोक्रेटिक रहे। कोई जमहूरी तहरीक जैसी भी हो उसमें उन्होंने कैसी नहीं जिसमें उन्होंने हिस्सा ना लिया। हाँ, इक़्तिदार के तकाजे होते हैं, उसके मुताबिक आपको एक्ट करना पड़ता है। मौलाना के रेफरेंस से इसलिए मैंने, और मेरी उनसे चूँकि एक न्याज़मंदी भी है और मैंने उनसे हर इशू पे डिटेल में बात की हुई है। मैं आपको अगली प्रेडिक्शन कर दूँ, नून और पीपल्स पार्टी के अपने लोग इसके खिलाफ बगावत कर जाएंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये जो कुछ ये कर रहे हैं, इसका बोझ अवाम के प्रेशर्स और इसकी जो नेगेटिविटी है वो उठाना किसी सियासतदान के बस में नहीं है। आमिर साहब, ये सियासतदान बेचारा कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, वो कितना भी अपनी पार्टी के दबाव में क्यों ना हो, लेकिन रहता ना उसने पब्लिक में होता है। अगर उनको ये पता लगा कि हम पब्लिक में घुस नहीं सकते तो उन्होंने इनके दरवाज़ों पे नहीं घुसना, इनकी शक्लें नहीं देखनी। सियासतदान इस मामले में बहुत पब्लिक डिपेंडेंट होता है। ये मतलब सबसे बड़ा शोबा है जिसमें मतलब पब्लिक सर्विस का हमारे मुल्क के अंदर ये ब्यूरोक्रेसी से बड़ा इदारा है। जो इलेक्टेड लोग हैं वो पब्लिक की खिदमत करते हैं, उनके इश्यूज़ में साथ खड़े होते हैं, अब ग्रुपिंग्स होती हैं, सब कुछ है। तो वो तो इनके करीब से नहीं गुजरेंगे अपने लीडरों के। ये तो उनके लिए एक वो, अभी आप मुझे बता दें टीवी पे कितने चेहरे इस वक्त नज़र आते हैं आपको नून के और पीपल्स पार्टी के? सब तो भाग गए हैं और मजीद भी भाग जाएंगे। नए वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे पकड़ के ले आए हैं। आपको ही बहुत ज़्यादा तकलीफ देनी पड़ती है कि काफ़ी लोग, वो कुछ दोस्त हैं जो साफ कह रहे थे कि यार क्या कहेंगे आके ये इस पैकेज के बाद वो सारा। अब तो जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है वो तो चले जी, हम चाहे ना भी एग्री करें और उसके पॉलिटिकल एजेंडे के मुतालिक के जी ये आईनी अदालत जो है ये सुप्रीम कोर्ट को सबवर्ट करने के लिए लाई जा रही है, मगर जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह के इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान की तारीख के कंट्रोवर्शियल तरीफ आदमी हैं उनको एक्सटेंशन देना, जिस तरह के सूबों के अंदर जो है सरकारी मुलाजमों की तरह आम जो है ना क्लर्कों की तरह ट्रांसफ़र जजेस की हाई कोर्ट्स की कर दी जाएगी, जिस तरह के हेबिस कॉर्पस का या आर्टिकल 8 का भी जो जिक्र कर रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब, वो बुनियादी हकूक़ हैं, बुनियादी उसका कोई जिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं कि अग्री भी कर रहे हैं अभी ये कामरान मुर्तज़ा के बकौल कि बिलावल कह रहे हैं कि हाँ ये वाकई गलत है, आप भी हमारी हेल्प करें, एजिटेट करते हैं। क्या इसका मतलब ले? हाँ, मतलब देखिए, आइन जहाँ से शुरू होता है वहीं से आइन की जड़ उखाड़ दो। देखिए, आइन का जो बेस होती है वो फंडामेंटल और बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर होती है। उसकी इब्तदाई शिकें जो होती हैं नाम के बाद वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की शिकें होती हैं। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ को ही मतलब तहोतेक करने के लिए निकले हुए हैं। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती। मैं नहीं समझता कि ये कोई मतलब कोई जी शऊर सियासतदान ये कर सकता है या ये सोच सकता है, या मतलब आई डोंट नो कि ये। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ना हो कि अगले प्रोग्रामों में बस हम दो ही रह जाए और कोई आए ना। मतलब जो कि इनके इस वक्त जो दो पार्टियां हैं, मतलब नून और पीपल्स पार्टी, ये बड़ी एक बहुत बड़े मतलब रिसोर्स बैंक्स थे हमारे लिए, लर्निंग के लिए। हम इनके लोगों से सियासत सीखा करते थे। अब तो वो बेचारे शर्मिंदगी के पहाड़ बन चुके हुए। वापस आएंगे तो आप चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो वो हिंदी में कहा जाता है चेतावनी देना, उन्होंने जो चेतावनी दी है ना, धमकी दी है कि जनाब इसको रीनेगोशिएट करें, वो यहाँ कोई गौर नहीं कर रहा। आप चूँकि इस सब्जेक्ट के थोड़े काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं तो वक्फे के बाद आपसे उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, इसी टीजर के साथ अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नेशनल चैलेंजेस तो पाकिस्तान के लिए बेहद हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस और भी ज़्यादा हैं। जिस तरह से आमिर साहब ने टीज़र दिया कि चेतावनी आई है भारत से हमें पाकिस्तान के लिए सिंध तास मुआहदे से मुतालिक। आमिर साहब, मेरा ख्याल है दुरानी साहब की तरफ चलते हैं। जी दुरानी साहब, मैं ज़रा नाज़रीन के लिए बता दूँ कि हम अपनी अंदरूनी खलफशार में फंसे हुए हैं, लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ हो रही हैं। ये पाकिस्तान की वो जो कहते हैं ना, ये जुगुलर वेन कश्मीर के मुतल्लिक कहा जा रहा है। तो ये पानी, ये
आज वहाँ से हिंदू अखबार में सुहासिनी हैदर, वहाँ की बड़ी मोतबर जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये स्टोरी है जिसका कहीं से डिनाइल नहीं आया। उन्होंने कहा जनाब कि हिंदुस्तान ने ये कह दिया है कि आप सिंध तास मुआहिदा जिसके तहत ये ब्यास, सतलुज और रावी हमने इंडिया को दे दिए थे और बाकी चनाब, झेलम और इंडस जो है वो हमारे पास रह गए थे। तो उन्होंने कहा जी इसको अब हम रीनेगोशिएट करेंगे और उसकी जो एक मीटिंग्स होती थी साल में एक दफ़ा, कम से कम कई दफ़ा 2 दफ़ा भी हो जाती थी। उन्होंने कहा जी ये जो इसकी मीटिंग है, परमानेंट इंडस कमीशन है जिसकी सालाना मीटिंग, उन्होंने कहा जी ये अब हम मीटिंग नहीं करेंगे, हमने जो है इसको अब ये एक मुआहिदा है जिसकी एक मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया भर में कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1960 में हुआ था, 64 साल सरवाइव कर गया। इस दौरान में हमारी 2 जंगें उनके साथ, बल्कि 3 जंगें हुई, मगर ये मुआहिदा उसके अंदर भी जो है सरवाइव कर गया। और ये मिसाल दी जाती थी कि जनाब देखें जितनी मर्जी इनकी दुश्मनी हो, जितने मर्जी ये जोहरी मुल्क बन चुके हों, मगर देखें इनका कम से कम एक मुआहिदा जो है वो स्टैंड कर गया कि जिसकी गारंटियाँ वर्ल्ड बैंक की तरफ से कराई गई थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि वो हमारा पानी जो है इन 3 दरियाओं का किसी वक्त भी बने, जो पहले ही लड़ाइयाँ रहती हैं कि झेलम के ऊपर और चनाब के ऊपर ख़ास तौर पे वहाँ पे किशन गंगा डैम का मसला रहता है, वुलर बराज का रहता है, तो वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक तो पानी हमारा रोक सकते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी डैम्स बना सकते हैं, प्लस ये है कि यहाँ फ्लड वाटर वो उसकी हमें इतला नहीं देंगे। इसके बड़े खौफनाक वो हैं। और बहाना उन्होंने ये लिया है कि जनाब हमने ये जो पिछला आपस की और उनकी हमारी जो लड़ाइयाँ ये जो रहते थे कंट्रोवर्सीज, तो उसमें था कि पहले आपस में तय करेंगे, अगर ना हो तो फिर वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेटर था। उन्होंने कहा जी ये डायरेक्टली गए हैं, बहाना बनाना होता है, तो वो बहाने बनाए गए हैं। तो दुरानी साहब ज़रा इसकी, आप इसके बड़े स्टूडेंट क्या टीचर रहे हुए हैं, तो आप बताएं इसकी अहमियत क्या है। आमिर साहब ये बड़ा एक दिलचस्प है, इसके ऊपर जितनी डॉक्यूमेंट इससे मुतल्लिक हैं वो मैंने सारी देखी हैं। इसके जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स, माइनर डिटेल्स, असल में ये मुआहिदा जो बेसिकली जिस वक्त हुआ था उसी वक्त ही ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला एक मुआहिदा था, जिसके नतीजे में आज तक 64 लाख एकड़ जो चोलिस्तान का सहरा है और उसके नीचे का सहरा है वो आज तक आबाद नहीं हो सका, जिसमें नहरें तक बन चुकी हुई थी। और उसके मुकाबले में इंडिया का राजस्थान जो है वो गुलो गुलजार बना हुआ है और वहाँ पे सेम है हुआ है। इसी मुआहिदे की रोशनी से उन्होंने पूरे हमारे डाउनस्ट्रीम जो मुल्क होता है उसका पानी पे पहला हक होता है, लेकिन वो डाउनस्ट्रीम का हक जो है वो इंडिया ने चूँकि हमारे से छीन लिया था, इस वजह से वो मुआहिदा जो है वो इतने साल तक चलता रहा, चूँकि इसके कंप्लीट बेनिफिशरी जो था वो इंडिया था। और हमने इसके अपने मुल्क के अंदर भी हमने जो जितने वर्ल्ड बैंक से और इधर से में जो मिले थे उसमें भी हमने वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको भी हमने नहीं किया। हमने तरीमू इस्लाम लिंक कैनाल जो बनानी थी वो हमने नहीं बनाई। अब इन तमाम फैक्टर्स की वजह से आपने अपना केस मज़ीद कमज़ोर इस तरह किया कि आपने बेशुमार फ्लड वाटर और दूसरा पानी जो था उसको समुंदर में तो डाल दिया, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। उसने इंडिया को ये एज दिया कि इंडिया आज ये कहता है कि जी इस मुआहिदे को रीनिगोशिएट होना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान तो समुंदर में पानी को डाल रहा है और हम जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये कहते हैं क्यों करते हो। तो ये एक इसकी बेस रीज़न है। दूसरी बात जो इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये मुआहिदा अगर इंडिया इसके ऊपर कोई स्टैंड लेता है या किसी किस्म की भी इसकी वायलेशन करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कश्मीर पीसफुल नहीं रह सकेगा फिर। और ये इंडिया जो है ये कोई भी इस किस्म का इक़दाम जो करेगा वो एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल पीस करेगा।
और इस खित्ते का अमन से और इंडिया की इस वक्त की लीडरशिप तो इस किस्म की खत्ती भी है कि वो अगर इस किस्म का इक़दाम करती है तो उसका मतलब फिर यही होगा कि वो इस खित्ते में अमन के साथ खेल रहे हैं, वो हकीकत में पानी के साथ नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि तो पानी की नाइंसाफ़ी तो पहले से मौजूद है। जंग है कश्मीर को इसीलिए कायदे-ए-आज़म शहर कहते थे क्योंकि हमारे सारे दरिया वहाँ से आते हैं। तो पहले ही 60-64 साल से, जिस तरह आपने फरमाया, एक बहुत बड़ा तबका ये कहता था ये अच्छा माहिदा नहीं था, ये हमारे हक में नहीं गया और हमने अपने मफादात बेचे। और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने सतलुज का जिक्र किया, उसकी बेल्ट वाले और रावी की बेल्ट वाले, रावी एक नाला बन के रह गया और सतलुज तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन, चूँकि हमारा ज़राअती मुल्क है अभी भी, तो एक तो वो पानी की स्टोरेज वहाँ करना शुरू कर देंगे, वो उसके बाद फिर ऐसे मौक़ों पे जहाँ जब हमारी फसलें बिल्कुल पानी उनको ज़्यादा चाहिए उस वक्त पानी रोक लेंगे और जब ज़्यादा पानी हुआ करेगा बगैर इतला के वो फ्लड का पानी इधर भेज दिया करेंगे। ये तो जंग है, ये तो जंग है। देखें आमिर साहब, ये तो बिल्कुल खुली जंग है और अल्लाह करे कि हम ऐसी किसी सिचुएशन से आने से पहले अपने मुल्क के अंदर अवाम का इक़्तिदार कायम कर लें तो फिर इस जंग को अवॉइड किया जा सकता है। अगर हमने आवाम को सप्रेस किया और इसी किस्म के हुक्मरान रहे जिस किस्म के आज हैं, तो ये इस चैलेंज को फेस करने की अहलियत नहीं रखते। मैं आपसे क्या बताऊं कि ये तो वो लोग हैं जो अपने फ़ायदे को भी देख के अपने मफादात बेच देते हैं। और क्या क्या इस मामले में जो कुछ अब तक पाकिस्तान की तारीख़ में मौजूद है, डैमों के साथ हमने जो किया है और जो डिफरेंट मतलब जो एरियाज़ बेनिफिशरी थे वो खुद उस बेनिफिट के अगेंस्ट खड़े होते रहे हैं। ये हमारे सियासतदानों का एक बहुत ही कमज़ोर एरिया है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त मुल्क को अवाम का एकता और मुल्क में अवाम की क़यादत और मुल्क में अवाम की मुंतखब शुदा क़यादत जो है वही इस मुल्क की तमाम इदारों को, इस मुल्क की अफवाज को, इस मुल्क को वो ताकत दे सकती हैं जो कि खड़े होने पे हमने इसीलिए शुरू में किया, मगर फिर हमें भी क्योंकि लोग सियासत बराए सियासत और ये गंदी सियासत के मतलब इतनी डिस्कोर्स हमारा सारा उस तरफ है, किसी का ध्यान नहीं है, ये किसी जगह खबर नहीं छपी। हमने कोशिश की इसके बाद गवर्नमेंट के लोगों से पता करने की कि जनाब ये हमने इसके लिए क्या किया है, यहाँ किसी को पता ही नहीं है। यहाँ कहीं जिक्र सुना आपने कि हुकूमत ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया हो या कहीं ये डिस्कस भी किया जा रहा हो। तो यहाँ तो वो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा, मुझे नहीं ख्याल है कि उन्होंने बताया कि मैं इस मसले पे वहाँ जाके बात करूँगा। वो तो यहाँ तो अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। आमिर साहब, आप हैरान होंगे कि मैं ये दो दरिया जो हैं मतलब सतलुज, रावी और ब्यास, इसका जो एनवायरमेंटल वाटर है वो आज तक हम इंडिया से नहीं ले सके और जो दरिया हमें जिनका पानी हमें आता है उनका एनवायरमेंटल वाटर इंडिया लेता है। मतलब ये तो वो हुक्मरान है जो आवाम का हक भी नहीं ले सकते, उस पर आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। ये मैंने आपसे पहले ही कहा, ये पेट पे चलते हैं, पेट से बोलते हैं, पेट पे रेंगते हैं। मतलब इन्होंने कौन सा पब्लिक का इशू है जिसको दुनिया के अंदर उठाया? ये तो मतलब हर चीज़ को हर लम्हे बेचने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इनका मुल्क में कुछ है नहीं। तो इसलिए ये कौन से इंटरेस्ट हैं जिनके लिए ये आवाज़ उठाएंगे? इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ताजर हैं, वो बहुत से मफादात दे सकते हैं बहुत से लोगों को। तो मतलब ये है कि इसलिए यहाँ तो जब तक क्या सुजेस्ट करते हैं कि उन्होंने तो अब ये कह दिया है कि हम इसकी कोई भी जो परमानेंट कमीशन है इसकी मीटिंग वो पहले ही नहीं हो रही। उन्होंने कहा जी अब कोई आपसे बातचीत नहीं होगी, हम आपसे ये इसको रीनेगोशिएट करेंगे। तो हमारे लिए आपके ख्याल में क्या चॉइसेस हैं, क्या करेंगे हम शोर मचाने के अलावा? सर मेरे लिए तो सबसे पहला एक तो ये चॉइस होगा कि पूरी कौम को कहें कि वो एक ख़ास वक्त के ऊपर जो है सड़क पे खड़ी होकर ये ऐलान कर दे कि हम अपने पानी को नहीं किसी को ले जाने देंगे। कौमें अपनी ताकत के साथ जिया करती हैं।
कौमें अपनी एकता के ऊपर अपने हक को छीना करती हैं। ये, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने एक दफ़ा सतलुज के अंदर प्रोटेस्ट किया था कि सतलुज को रेत का दरिया बनाया, हमारा इन्वायरमेंटल वाटर हमें दो। उसके ऊपर उनका इंडस बेसन का जो पूरा सिस्टम था वो यहाँ आके बैठ गया था और उन्हें लॉबी करनी शुरू कर दी थी। मतलब ये है कि ये तो एक इंटरनेशनल क्राइम है। किसी इंटरनेशनल वाटर कोर्स को खुश करना, ये इतना बड़ा बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द रीजन का वो वायलेशन है कि इसको अगर इंटरनेशनली आप बेसिक, अब आपको पता है पूरे का पूरा जो सतलुज का किनारा है उसके साथ बसने वाली आबादियां जो हैं उनको कौन सी बीमारी है जिसमें वो मुब्तला नहीं है, आँख से लेके स्किन से लेके किडनी से लेके, क्योंकि वहाँ वाटर टेबल गिरने की वजह से, दरिया के खुश्क होने की वजह से वहाँ के आवाम की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। आज तक कभी किसी ने इसको उठाया है? मतलब ये है कि ये तो वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर आप पूरी दुनिया में रोना धोना मचा सकते हैं कि भाई एक मुल्क जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर कोर्स को ड्राई करे। आज आप सतलुज पे चले जाएं, वो रेत का दरिया बन चुका है और ये क्राइम है। एनवायरमेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं नाज़रीन के लिए कि रिपेरियन कंट्रीज जो टेल पे होती हैं, नीचे होती हैं, उनके राइट्स होते हैं कि दरियाओं के अंदर एक खास पानी छोड़ा जाता है कि ताकि वहाँ का इकोसिस्टम ना डिस्टर्ब हो जाए। हम पहले ही उन चीज़ों पे रोकते हैं, अब तो वो लाइफलाइन रोकने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एकता, यहाँ पे एकता छोड़े मगर कहीं से कोई इसका रिएक्शन नहीं है, किसी को इस खबर का भी नहीं पता जो है। वहाँ के मेन स्ट्रीम पर्चों में भारत के लिए छपी हुई है खबर, मगर आज किसी जगह ये जिक्र नहीं आया। मगर यहाँ क्या हो रहा है, अब ये 21 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका UN में खिताब करने, और यहाँ पे लाहौर के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है PTI वालों ने कि जी हम आर या पार जलसा करेंगे। गवर्नमेंट उनको ना सिर्फ के इजाज़त नहीं दे रही, ललकारे मार रही है। ख्वाजा आसिफ साहब का कल ट्वीट था कि 2-4 दिन और आप लाहौर आए, बाकायदा वो बाहर क्या लड़ना है। ये अंदरूनी लड़ाइयों की जो एक बिल्कुल एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं कि एज ए पुश किया जा रहा है कि आओ कुछ ना कुछ फसाद यहाँ बढ़े, अटक के पार आओ, अटक के पार आओ, फिर देखते हैं तुम्हें। मतलब अब देखें आमिर भाई क्या कहें हम, मतलब हमें तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे मतलब कोई बुरी बात कहना ज़बान से निकालना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि अब ये कौन लोग हैं, मतलब ये कहाँ पड़े हैं, ये किस घर में बड़े हुए हैं, ये किस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये जमहूरियत और सियासत के तालिब इल्म हैं या इन्होंने मतलब किसी राजवाड़े में बड़े हुए हैं। मतलब ये तो कोई मतलब मेरे तो समझ से बाहर है कि वो डिक्शनरी कहाँ से लाऊं, वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जिसमें इनको मुखातिब करूं। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं दुरानी साहब, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर की बातें कर रहे हैं, आप इस तरह से ले लें बात को। हाँ मतलब जिनकी बात का मैं डिफेंस नहीं कर सकता वो मेरे मुल्क का डिफेंस करेंगे, हैं? जिनका मैंने तो कहा भी था, मैंने कहा अगर वो अपने हल्के में जाके अपने वोट गिन लें तो मर जाएंगे, वो नहीं मरेंगे, वो नहीं, वो डेफिनेटली जिंदा रहेंगे, जिंदा है। सियासत के तालिब इल्म हैं हम, हमेशा तजिया जो है अपनी तरफ से मंतक ढूंढते रहते हैं कि इसके पीछे मंतक है। मुझे इनके तमाम एक्शन ये जो किए जा रहे हैं जिसके अंदर आप देखें ना कि इलेक्शन कमिश्नर को तोसी देने का मतलब ये है कि आइंदा भी उनको देते रहेंगे और वो जो है फिर अगले इलेक्शन भी जीतना है। फिर आईनी कोड बना के घर का जज लगाया जाएगा तो वो वहाँ इसलिए कोई चीज़ चैलेंज भी नहीं हो सकेगी। फिर कोई दाद रसी के लिए आर्टिकल 8 के अंदर भी तब्दीली की जा सकती है, वो भी नहीं जा सकते। तो ये क्या, ये बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने ये सारा कुछ कर लिया था और तरक्की भी कर ली थी, उसके बावजूद उसका क्या हाल हुआ, तो इनको ये समझ नहीं आती। मुझे ये कोई ना कोई तो मंतक होगी, आफ्टर ऑल सियासी लोग हैं, क्यों कर रहे हैं ये। वैसे अब इतना मुश्किल सवाल है, वो कहते हैं ना इसे $1 मिलियन क्वेश्चन,
कि कैसे इनके रवैये को किस स्लॉट में फ़िट किया जाए कि उसकी तौजीह की जा सके या उसके बारे में कोई राय बनाई जा सके। मैं तो समझता हूँ कि मतलब इसके लिए तो मैं इस्तिखारा ही कर सकता हूँ कि यार अल्लाह मियाँ को हमारी रहनुमाई कर कि ये चीज़ें क्या टकर गई हैं हमें। मतलब ये कौन से चमचे से डील हो सकती हैं, ये कौन सी ज़बान समझ सकती हैं, ये किस अखलाकी मायार को लेके चली हैं। ये सूबों के दरमियान नफ़रतें पैदा करना, अवाम के दरमियान टकराव पैदा करना, इंसाफ के मुकाबले में जहालत और नाइंसाफ़ी को खड़ा करना और उसके बावजूद खुश रहना, ये तो मतलब सारे के सारे नंगे बादशाह में टकर गए। आखिरी चीज़ तो मैं यही कह सकता हूँ। इस तरह के तमाम हमने माजी का सबक है कि जो कवानीन लोगों ने दूसरों के लिए, मुखालफों के लिए बनाए वो उनके अपने खिलाफ इस्तेमाल हुए, तो इनको कोई ये डर भी नहीं रह गया। नहीं, इनको असल में ये वाला डर जो है ये इसलिए ख़त्म हो गया है कि जिस घड़ी इनका मुल्क, असल में इसीलिए जो कौमें होती हैं ना, वो एक तो अपने जो हुक्मरान ढूंढती हैं ना, वो चाय वाले को प्रेफर करती हैं रादर दैन कि बाहर जदादों वालों के मुकाबले में। तो चाय वाले की ये तो लिमिटेशन होती है ना कि वो जो कुछ भी है उसने मुल्क में रहना है, चाय बेचनी है या नहीं भी बेचनी है तो चलो थोड़े से चेक। ये तो किराए के हुक्मरान हैं, वो किराए के गुरीले नहीं होते। ये हमें किराए के गुरीले टकर गए हैं हुक्मरानी में कि मतलब जो यहाँ आते हैं कमाई के लिए, कमाई करते हैं और चले जाते हैं, और फिर जो है अब उन्हें ये ख़तरा लग गया है कि अब अगर हम निकल गए तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। तो हाँ, अब मुझे कुछ समझ आ गई बात की। तो ये इन्हें अब ये यकीन हो गया है कि इस दफ़ा हम निकले तो हमें वापस किसी ने नहीं आने देना। तो अब ये टांगे पसार के ज़मीन के ऊपर लेट गए हैं कि अब हमने जाना ही नहीं है यहाँ से, और बाहर सूरत हमने यहीं रहना है और हमने यहाँ से निकलना ही नहीं है। कर लो जो करना है, ये बल कर लो जो करना है, तो जिसने करना है वो वही करेंगे। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। मैं सिर्फ ये आखिर में दोबारा एम्फसिस कर दूं कि IMF का जो हमने शुरू में एक छोड़ी थी, एक बहुत बड़ी, एक लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि मज़ीद टैक्सेस लगने का इम्कान है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा जो टारगेट 13,000 अरब का कर दिया था, 40% के करीब टैक्सेस बढ़ा दिए थे, उसको वो पूरे नहीं हो पा रहे टारगेट, और बताया जा रहा है कि 200 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है, और उसको पूरा करने के लिए अब IMF को खुश करने के लिए एक मिनी बजट हो सकता है इस महीने के आखिर में, जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे। और यहाँ सड़कों पे पहले ही लोग ऐलान कर रहे हैं, PTI और वकला तहरीक चल रही है, सियासी तहरीकें चल रही हैं। ऐसे मौक़ों पे एक मिनी बजट भी आएगा जिसके अंदर इस बात का फिर इम्कान है कि देखेंगे ये 200 अरब रुपया कहाँ से पूरा करते हैं और कौन सा सेक्टर रह गया जहाँ पे टैक्सेस लगने हैं। तो बस दुआ ही कर सकते हैं। मतवसत तबका तो पहले ही, सैलरीड क्लास तो मारी जा चुकी है, और कभी इम्कान है कि ये मजीद बोझ भी उन्हीं के इर्द गिर्द इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही आएगा। चल के देखते हैं। वैसे उम्मीद तो अच्छे की रखें, हालांकि उम्मीद रखने वाली कोई बात बाकी नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।